परम आदरणीय प्रमिला पाल महोदया, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कुलाबा मुंबई, माननीय मोहम्मद आसिफ हुसैन सर, प्रभारी प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा, और समस्त विद्वान साथीगण केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कुलाबा मुंबई। आज आपके समक्ष हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वह हमारे लिए अविस्मरणीय है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें आराधना से। आप सबके, हमारे और समूचे विश्व के मंगल की कामना हेतु हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराधना के पश्चात मैं माननीय प्राचार्य महोदया से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति चाहूँगा और सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राजदेव सिंह सर को। आदरणीय राजदेव सिंह सर। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। अब हमें ये समझना परम आवश्यक हो जाता है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान आखिर है क्या? क्या है जिसे नई शिक्षा नीति 2020 में इतना महत्व दिया जा रहा है? क्यों हमारी सरकार चाहती है कि बच्चों तक ये पहुँचे? यहाँ हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही विश्व स्तर के बड़े विद्वान पहले से ही हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान, भूगोल, गणित आदि विषयों में अपनी खोजों के माध्यम से सारे संसार में अपनी कीर्ति को फैलाया है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आर्यभट्ट, आपने तो नाम सुना ही होगा। आर्यभट्ट, ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था। ये वही आर्यभट्ट हैं जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों तरफ उसे एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। ये बहुत बाद में आगे जाकर कोपरनिकस ने इस सिद्धांत की खोज की थी। आप चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चाणक्य ने क्या कार्य किया था ये हम सभी जानते हैं। और चाणक्य अपने कार्य के साथ साथ अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पाणिनि का नाम किसने ही नहीं सुना। संस्कृत व्याकरण और पाणिनि, इनका चोली दामन का साथ है। आप महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास देखिए कि इन्होंने महाभारत और रामायण लिखकर संसार को ज्ञान की कभी ना सूखने वाली नदियों से सींचने का प्रयास किया है। तो
तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से समृद्ध आयुर्वेद, चरक, सुश्रुत और न जाने कितने ज्ञानी विज्ञानी ऋषियों से और आविष्कारकों से समृद्ध हमारे देश का ज्ञान विज्ञान अगर हमारे बच्चे जानेंगे, समझेंगे, तो वह हमारे देश पर गर्व करेंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड ही नहीं या यूरोप के देश ही नहीं, हमारा देश भी महान है। हमारे देश ने आज ये जो खोजें चल रही हैं, हमारी देश ने ये सब खोजें पहले ही कर ली थी। आज हम जानते हैं कि सूर्य से धरती के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन आज से बहुत पहले तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में यह लिख दिया था कि जुग सहस्र योजन पर भानु लिल्योताय मधुर फल जानू। तुलसीदास जी ये जानते थे। इसका मतलब ये बात बहुत ही प्राचीन समय से सभी को पता थी। ऐसे अनेक खोज, ऐसे अनेक आविष्कार हैं जो हमें हमारे भारतीय ज्ञान विज्ञान शिक्षा प्रणाली पर हमें गर्व करना सिखाएंगे। हम जब छात्रों को इनके बारे में बताएंगे, इनसे जोड़कर वो उनके पाठ्य पुस्तक के विषयों को समझाएंगे, तब अवश्य ही वह ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्योंकि हमारी ज्ञान विज्ञान की परंपरा न केवल बहुत ही समृद्ध रही है, वरन यह अभी भी बाकी और आधुनिक काल के वैज्ञानिकों को भी प्रभावित कर रही है। सनातन भारतीय विचार की समृद्ध परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इस परंपरा में वो सारे विचार बताए गए हैं जो आज की शिक्षा प्रणाली में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है और यह बात आज की नहीं है, यह बात बहुत प्राचीन है। हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह हमारी सनातन भारतीय विचारधारा है। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा। अयम निजः परो वेति गणाना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद के अध्याय 4 के 71वें श्लोक में बताया गया है कि यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई नहीं है। इस तरह की जो बातें होती है, ये संकुचित विचारधारा के लोग करते हैं, लेकिन जिनका हृदय उदार होता है वे समूची पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। और यही भारतीय सनातन विचार है कि समूची पृथ्वी ही हमारा परिवार है। अहिंसा परमो धर्म, अगर परिवार है तो उस परिवार को एक साथ जोड़ के रखना, यह बात भी हमारी भारतीय सनातन विचारधारा ही हमें बताती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। यह शरीर नश्वर है, आत्मा शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपने वस्त्र बदलते हैं, अपने नए वस्त्र धारण करते हैं, मृत्यु अटल है और मृत्यु से पूर्व हमें हमेशा सद्कार्य ही करने चाहिए। यह बात हमें हमारी भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा बताती है। शिक्षा के संबंध में विचार है, विद्या जैसा कोई भाई नहीं है, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं है और विद्या के समान इस संसार में कोई धन या सुख भी नहीं है। नास्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समः सुखम। विद्या के समान संसार में कोई सुख नहीं है। हमारी सनातन भारतीय विचार की समृद्ध परंपरा में माता पिता गुरु अतिथि सब के प्रति सम्मान की भावना है। कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि
देवो भव। यही है हमारी सनातन भारतीय विचारों की समृद्ध परंपरा। भारत बहुत बड़ा देश है और हमारे देश में बहुत सी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य भी होता है। जैसे उड़िया भाषा का साहित्य, तमिल भाषा का साहित्य, गुजराती भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य और भी बहुत सी भाषाएं हैं जिनके अपने अपने साहित्य हैं। इन सभी भाषाओं का साहित्य ज्ञान, विज्ञान, कला आदि से परिपूर्ण है। यानी इनमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो सभी के लिए जानना, समझना, सीखना परम आवश्यक है। अगर यह कहा जाए कि भारत की भाषाएं कला और संस्कृति का समृद्ध भंडार हैं, तो यह अतिशयोक्ति न होगी। भारतीय भाषाओं की इसी ताकत को पहचानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर जोर दिया गया है कि छात्र विभिन्न भाषाओं को सीखें और जानें। विभिन्न संस्कृतियों की वास्तुकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला को समझें, जो उसमें ज्ञान की बातें हैं, जिनसे जीवन सुधर सकता है, जिनसे समाज सुधर सकता है, उनको जानें, सीखें, समझें, उनका दैनिक जीवन में प्रयोग करें। क्योंकि भाषा और संस्कृति में गहरा संबंध होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए संस्कृति और जो कुछ सांस्कृतिक है उसे बनाए रखने के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान सभी के लिए परम आवश्यक है और विद्यार्थियों के लिए तो इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो जाती है। इन भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देकर किसी समुदाय, जाति अथवा प्रदेश के जनजीवन, खान पान, रहन सहन, ज्ञान विज्ञान, विचार, मान्यताएं, धर्म आदि के इतिहास को भी जाना जा सकता है। इस विशाल ज्ञान के भंडार के दरवाजे को खोलने की चाबी विभिन्न भाषाओं का अध्ययन ही है। यदि विद्यार्थी इन भाषाओं का अध्ययन करेंगे, इन्हें जानेंगे, तो वह इससे संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करेंगे, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। वह रचनात्मक कार्य करेंगे और समाज और देश का विकास करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी पर जोर देती है। हम सभी जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। भाषा किसी भी समाज के ज्ञान को सुरक्षित रखती है। भाषा ही भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करती है और विद्यार्थी उस भाषा को सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं जिसे वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा फॉर्मूला पर बल देने का निर्णय लिया गया है। इस त्रिभाषा फॉर्मूला या सूत्र में 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्य की क्षेत्रीय भाषा शामिल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अलग अलग भाषाएं सीखने से राष्ट्रीय सद्भाव की भावना बढ़ेगी। हिंदी या गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि कई दक्षिण राज्यों में हिंदी भाषा के प्रति विरोध के कारण राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में वहाँ के जो छात्र हैं वो हिंदी भाषा को सीख नहीं पाते हैं। हालांकि देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर लोग हिंदी कम से कम समझते ना हो, लेकिन राजनीति भाषा के क्षेत्र में आ गई है, उसकी वजह से ये परेशानी अब दिखाई पड़ रही है। त्रिभाषा सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता में वृद्धि का विचार रखता है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य बहुभाषावाद के प्रति जागरूकता और सकारात्मक समझ को भी उत्पन्न करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि यदि छात्र बहुत सी
दूसरी भाषाओं को भी जानेंगे, समझेंगे, तो वह एक दूसरे के संस्कृति को, समाज को, रहन सहन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उनमें एकता की भावना, सद्भाव की भावना का विकास होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इन्हीं बातों पर बल दिया है। भारतीय भाषाएं, कलाएं और संस्कृति आज भारत तक ही सीमित नहीं हैं। इनका प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में हो चुका है और संसार इनकी उपयोगिता और महत्व से परिचित हो चुका है। पाश्चात्य विद्वानों ने तो भारतीय भाषाओं, खासकर संस्कृत, भारतीय कलाएं जैसे मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला आदि की विशेष प्रशंसा की है और इनसे संबंधित पुस्तकों का अनुवाद अपनी भाषाओं में किया है। और ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने बल्कि अपने देशों के ज्ञान विज्ञान में वृद्धि भी की है। विदेशी भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। पड़ोसी देशों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की छाप साफ साफ दिखाई पड़ती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं ने विदेशियों के लिए भारतीय संस्कृति जानना अनिवार्य कर दिया है। इन सब बातों को जानकर और समझकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारतीय संस्कृति में धर्म, अध्यात्मवाद, ललित कला, ज्ञान, विज्ञान, विविध विद्याएं, नीति, विधि विधान, जीवन प्रणालियाँ आदि सभी शामिल हैं जो उसे बाकी संस्कृतियों से अलग बताती हैं। और भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत रखती है। इसीलिए यह संस्कृति अपनी ग्रहणशीलता, सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, शांति और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को दे रही है। ऐसे बहुत से विदेशी नागरिक हैं जो भारतीय परंपराओं को सर्वोपरि मानते हैं और उसे आत्मसात करने का पूरा प्रयास करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कई विदेशी हमारे देश में आकर संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन करके अपने ज्ञान विज्ञान में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश की सभ्यता का गुणगान जब दूसरे देश के लोग करते हैं तो शायद ही कोई भारतीय होगा जिसका सिर्फ गर्व से ऊंचा नहीं उठेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को अच्छी तरह से समझती है। कक्षा में विद्यार्थी जब भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति के बारे में जानेगा और समझेगा तब वह गर्व महसूस करेगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी कला तो यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों की भाषाओं, कलाओं और संस्कृतियों से कहीं बढ़कर है, तो वह गर्व का अनुभव करेगा। भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति का स्वयं ज्ञान प्राप्त करने का और प्रयास करेगा। ऐसा करके वह अपने नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का विकास करेगा, अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान करेगा और अपनी भाषा, अपनी कला और अपनी संस्कृति को संभाल कर रखने का और इस विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का पूरा प्रयास करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय भाषा, कला और संस्कृति से ही बच्चों में आत्मसम्मान निर्मित किया जा सकता है। अब आत्मसम्मान तब होगा जब विद्यार्थी में आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास तब होगा जब वह अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। अपने विचार तब व्यक्त कर पाएगा जब वो कुछ समझेगा, और समझेगा तब जब उसे उस भाषा का ज्ञान होगा। ध्यान दीजिएगा कि इस शिक्षा नीति में मातृभाषा, वहाँ की राजभाषा, वहाँ की स्थानीय भाषा के बारे में बताया गया है कि इन भाषाओं में भी विद्यार्थियों का अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाना चाहिए। तो भारतीय भाषा अगर विद्यार्थी सीखेगा, विद्यालय में उसे उस भाषा में बताया जाएगा, उस भाषा में पुस्तकें होंगी जिस भाषा को वो बहुत अच्छे से जानता है। घर में जो भाषा बोलता है, आसपास के वातावरण में जो भाषा वो बोलता है, समझता है, सुनता है, उस भाषा में अगर विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कार्य होगा तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। कला और संस्कृति ये भी शिक्षा के ही अभिन्न अंग है। अब कला के बारे में क्या कहा जाए?
बहुत सारी कलाएं हैं। हम देखते हैं विद्यार्थी में चित्रकला है, नृत्य कला है, रंगोली कला है, भाषण कला है, वाद विवाद कला है, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता है। ये सारी कलाएं विद्यार्थी जानता है। विद्यार्थी प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में ड्रम बजाता है, विद्यार्थी प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में हारमोनियम बजाता है। संगीत कला उसमें है। बस हमें उसकी इस कला को परिष्कृत करना है, हमें उसकी इस कला के माध्यम से उसमें आत्मविश्वास निर्माण करना है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। और विश्वास कीजिए, जब विद्यार्थी में आत्मविश्वास निर्माण होगा तो वह अपना नाम विश्व पटल पर पहुंचाने में कभी विलंब नहीं करेगा। संस्कृति, भारतीय संस्कृति ही तो है जो बच्चे को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ती है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार हमें सभी से मिलजुल कर रहना है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार हमें बड़ों का सम्मान करना है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि किस प्रकार हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। बच्चे को ये बचपन से ही सिखाया गया है। जब बच्चा बचपन से ही अपने संस्कार धारण करेगा, सीखेगा, तो निश्चित रूप से वह उस संस्कृति का संवाहक होगा जिस संस्कृति को सदियों से हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं, जिस संस्कृति के वट वृक्ष के नीचे हम सब बैठकर अपना उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी भारतीय भाषा, कला और संस्कृति से अपने जीवन का विकास कर सकता है, अपने आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकता है, अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमें अपने अध्यापन के दौरान उसे इससे अवगत कराना चाहिए। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की समस्या और उसका समाधान। अब 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में हम संक्षेप में देखें कि वे भाषाएं कौन कौन सी है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, संथाली, संस्कृत, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, बोडो, सिंधी, हिंदी और असम। ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अब इन भाषाओं की समस्याएं भी है, इन्हें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित तो किया गया है, किंतु इन भाषाओं में जो समृद्ध साहित्य है वह आज भी अनुवाद की अपेक्षा कर रहा है। जब इन सभी भाषाओं के समृद्ध साहित्य का अनुवाद होगा, उसे सभी भाषा के लोग पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा कि वह भाषा पूर्णतः विकसित नहीं है, अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब इसके लिए क्या किया जाए? पुस्तकें प्रकाशित की जाए, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाए जाए, छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स बनाए जाए, वहाँ के साहित्यकारों की रचनाओं को दृश्य श्रवण सामग्री के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, अब इतना प्रचुर साहित्य है इन सभी भाषाओं में, जिसे अगर हम सुने, हम पढ़े, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में जो बातें बताई गई है वही बातें इन भाषाओं के साहित्य में भी है, जिसे हम पढ़ेंगे और हमारी संस्कृति से पुनः अवगत होने का प्रयास करेंगे। अब इन भाषाओं की समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान, जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि हमें इसके साहित्य को प्रकाशित करना होगा। जब हम प्रकाशित करेंगे तो उसे हर व्यक्ति के पास पहुंचाने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। इसके वीडियो क्लिप्स बनाए जाए, इसके ऑडियो बनाए जाए, इस साहित्य की पुस्तकों को द्वार द्वार तक उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए जो इस साहित्य का सम्मान करता है, और ऐसा कार्य निश्चित रूप से किया जा रहा है। आगे देखते हैं भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का व्यापक रूप। भारतीय भाषा का व्यापक रूप हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। आप प्रत्येक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर चले जाइए, आपको भाषा का एक नया रूप देखने को मिलेगा। जितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है उतनी भाषाएं विश्व में कहीं नहीं बोली जाती। अब भाषाओं के जो प्रचुर साहित्य है, कन्नड़ भाषा हो, द्रविड़ भाषा हो, असमी भाषा हो, इनका जो साहित्य है, जब इस साहित्य को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है कि कितना प्रचुर साहित्य हमारे देश में है। तो हमारी भाषाओं की समृद्धि के बारे में, इसके व्यापक रूप के बारे में हम प्रतिदिन देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं। हमारी कलाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमारे देश की स्थापत्य कला, यहाँ की मूर्ति कला, यहाँ की शिल्प कला,
अनेक उदाहरण ऐसे हमारे देश में देखने को मिल सकते हैं। आपने अजंता एलोरा की गुफाएं देखी होंगी, आपने केदारनाथ का मंदिर देखा होगा, आपने माँ वैष्णो देवी की गुफाएं देखी होंगी। ये हमारी स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। रामायण और महाभारत, ये हमारी भाषा के व्यापक रूप इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से जीवन जीने की शैली, हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, इन महाकाव्यों से हमें सीखने को मिलता है। यह हमारे भाषा के माध्यम से ही हम सीखे हैं। संस्कृति भी इसी में समावेशित है। हमारी संस्कृति कदम कदम पर हमें अपने दर्शन कराती है। भारतीय संस्कृति नदियों को पूजती है, भारतीय संस्कृति वृक्षों को पूजती है, भारतीय संस्कृति विष उगलने वाले सांप तक को पूजती है। नाग पंचमी के दिन भारतीय संस्कृति बैल को भी पूजती है। वर्ष में एक बार पोला त्योहार आता है। वट सावित्री के दिन पेड़ को धागा बांधने वाली महिलाएं हमें दिख जाती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जो हमें बताती है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। नदियों की पूजा करना हमें ये बताता है, नदियों को माँ मानना हमें बताता है कि हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये जितने भी मंदिर यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनमें जो सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वह ऊर्जा हमें बताती है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय भाषा और हमारी कला हमारे जीवन को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती जा रही है। ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आगे देखते हैं भारतीय भाषा, कला, संस्कृति, शिक्षकों की उत्कृष्ट टीम का विकास। अब ये भारतीय भाषा, कला, संस्कृति के लिए शिक्षकों की टीम का विकास, जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, लेकिन उस नीति के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो शिक्षकों से ज्यादा समृद्ध कोई नहीं है यहाँ पर इस कार्य को पूर्ण करने के। तो अपनी बात को, जो यहाँ की भाषाओं को, यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को अपने अध्ययन अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों को बताए, अभिभावकों से अभिभावक सभा के दौरान इसमें चर्चा करें, तो टीम का होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म, दर्शन, विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, खगोल, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में हुआ है। ऐसे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि इसके हजारों सबूत हैं। मध्यकाल में भारतीय गौरव को नष्ट किया गया और आज का तथाकथित भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता को महान समझता है। भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। विश्व के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में से 3 विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय और विक्रमशिला का विश्वविद्यालय हमारे देश में ही थे। यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था और देश और विदेश से लगभग 10,500 छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और महर्षि पाणिनि ने, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम अष्टाध्यायी है। इस संस्कृत ग्रंथ में व्याकरण के बहुत से नियमों के बारे में बताया गया है और इसके अलावा बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही ज्यामिति के सूत्र रचे थे। लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। शून्य नहीं होता तो आधुनिक विकास भी शून्य ही होता। अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी है। भारत ने अंकों के अलावा शून्य की खोज की। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन की खोज भारत में ही हुई थी। इसके अलावा यह भी आयुर्वेद और योग, आयुर्वेद का आविष्कार भी ऋषि मुनियों में अपने मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया था, लेकिन बाद में इसने एक चिकित्सा पद्धति का रूप ले लिया। योग महर्षि पतंजलि ने इसका संदेश दिया और जिससे आज दुनिया के करोड़ों लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन योग और आयुर्वेद
समझा जा सकता है। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत को आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। खगोल विज्ञान देने का श्रेय भारत को ही जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। इनसे भी ऋग्वेद में खगोल विज्ञान से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 2600 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने तो 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, हड्डी जोड़ना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य प्रक्रिया के सिद्धांत भी प्रतिपादित किए थे। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पूर्व यह कार्य करके दिखा दिया था। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसे भारत में खेला जाता था। सांप सीढ़ी का आविष्कार भी भारत में हुआ था। विमान के बारे में कहा जाता है कि इसकी खोज ओरिवल और विल्बर राइट बंधुओं ने की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए जाते थे। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी। जहाज के आविष्कार के बारे में अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नौ गति से उत्पन्न हुआ। नौसेना शब्द भी संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जलयुद्ध करते थे। भगवान श्री राम ने यमुना पार करने के लिए नौका का ही उपयोग किया था। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। परमाणु सिद्धांत, परमाणु बम के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। 1945 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों व लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। महर्षि अगस्त एक वैदिक वैज्ञानिक थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी वर्णन मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे या सोने या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि का भी आविष्कार किया था। हमारे प्राचीन विद्वानों और ऋषि मुनियों के पास ज्ञान और विज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था। उनके विचार बहुत ही उन्नत और प्रगतिशील थे। जहाँ एक ओर हम आर्यभट्ट जी की बात करते हैं, जिन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में उस समय के लोगों को बताया था, वहीं उन्होंने कोपरनिकस से कई सदियों पहले ये बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का
समय लेती है। प्रकांड विद्वान पाणिनि को कौन नहीं जानता, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण में सुधार किया और संस्कृत भाषा को विश्व स्तर का बनाया। इसके साथ ही हम महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास के बारे में भी हम सभी जानते हैं, जिन्होंने रामायण और महाभारत की रचना कर विश्व के लोगों को ज्ञान का, चरित्र निर्माण का मौका प्रदान किया है। चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना करके अमर हो गए, तो वहीं पतंजलि ने अपने योग शास्त्र के माध्यम से, योग के ज्ञान के माध्यम से संसार भर के लोगों को स्वास्थ्य का, सुखी रहने का वरदान दिया। इस तरह से देखा जाए तो हमारे प्राचीन विद्वानों और ऋषि मुनियों ने जो खोज की थी वह अभी भी आज के वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय बना हुआ है, उस पर रिसर्च चल रही हैं। और ये जैसे जैसे यह खोजें आगे बढ़ रही हैं, रिसर्च आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें पता चलता जा रहा है कि जो प्राचीन भारतीय विद्वान और ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो बातें उस समय बताई थी वो कितनी ज़रूरी थी, कितनी सही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारत का ज्ञान विज्ञान वास्तव में बहुत ही उन्नत रहा होगा। यह भी माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञों ने गणित के बहुत से नियम खोजे और यह बता दिया कि गणित जो है एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन करना समाज की प्रगति के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। कई पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपनी विचारों को, अपने सिद्धांतों को दुनिया भर के सामने प्रस्तुत किया है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमारे प्राचीन विद्वानों और ऋषि मुनियों ने जो कार्य किया है वह अत्यंत सराहनीय है। यूरोपियन देशों के विद्वानों ने हमारे देश के प्राचीन विद्वानों की भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद अपनी भाषाओं के साथ साथ विश्व की दूसरी भाषाओं में भी किया है। इन सब को पढ़कर और जानकर हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जब हमारे बच्चे कक्षा में यह जानेंगे कि हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान कितना विकसित था, कितना उन्नत था, कितनी प्रगति कर रहा था, तो वह इससे ज़रूर प्रभावित होंगे, हमारे वह देश पर गर्व करेंगे, वह भारतीय परंपरागत ज्ञान और नैतिक मूल्यों को सीखेंगे, वह ये समझेंगे कि आर्यभट्ट ने क्या किया था, चरक ने क्या किया था, सुश्रुत ने क्या किया था और उस ज़माने में आज से लगभग 2-3 हज़ार साल पहले हमारे भारत में ज्ञान विज्ञान की क्या स्थिति थी। भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए सिद्धांत और ज्ञान आज भी वैज्ञानिकों के लिए खोज का विषय है, शोध का विषय है। जब उन्हें ये पता चलेगा तो सोचिए उन्हें कितना गर्व होगा। बच्चे जागरूक बनेंगे, बच्चे हमारे देश के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के बारे में खुद जानेंगे, उसे रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग में लाएंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि ये जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब ही नहीं, ये जो आज कर रहे हैं या आज जो खोजें करके दुनिया को बता रहे हैं, वो सब हमारे देश के जो प्राचीन विद्वान आज से 2-3 हज़ार साल पहले हुए थे वो सब पहले ही जानते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बन चुकी है, हमारे बीच आई है और इसे 1 साल पूरा हुआ है। इसकी पूर्णता के अवसर पर आज हम विचार करेंगे कि इसे
कार्यान्वित कैसे किया जाए। अक्सर देखा जाता है नीतियाँ बन जाती है किंतु उनका कार्यान्वयन नहीं होता। कारण हम उसमें कमियां खोजते हैं। ये तो मिला ही नहीं है, इस प्रकार की तो कोई किताब भी नहीं है हमारे पास, कोई जानकारी भी नहीं मिली है। अच्छा, मतलब अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी, किताब नहीं होगी, तो क्या हम नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करेंगे? हमारी जिम्मेदारी है, शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जो शिक्षा नीति बनी है उसकी जो बातें हैं उसको कार्यान्वित किया ही जाए और हर हाल में किया जाए। जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी समझ है, उसके अनुसार हम कार्यान्वित करें उसे। ऊपर से जब आदेश आएंगे, जब पुस्तिकाएं आएंगी, जब जानकारी मिलेगी, तब हम और इसे परिष्कृत करेंगे। किंतु आज की तारीख में इसका क्रियान्वित होना अत्यंत आवश्यक है। अब कैसे करें? हिंदी पढ़ाते समय कक्षा 6 में यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बाल राम कथा है और सर्वविदित है कि राम कथा हनुमान जी के बगैर असंभव है। अब पृथ्वी और सूर्य की दूरी नासा ने हमें बताई है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। फिर एक बार बताऊं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। ये नासा ने बताया है हमें। नासा कब बना? अभी कुछ ही वर्षों पूर्व, कुछ दशकों पूर्व। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी जानकारी कब दी? शतकों पूर्व। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा ही होगा। हनुमान चालीसा में लिखा है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो यहां पर दूरी बता दी गई है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। जुग किसे कहते हैं? 12,000 वर्ष को। सहस्त्र किसे कहते हैं? 1,000 को। योजन किसे कहते हैं? 8 मिलियन को। तो युग सहस्त्र योजन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो जो संख्या बनती है वो हमारे सामने है। इस प्रकार पूरी जो दूरी है वो तुलसीदास जी ने जो दूरी बताई है वो दूरी और नासा ने जो दूरी बताई है वो दूरी, दोनों दूरियां एक ही है। इस पर नासा भी आश्चर्यचकित है कि उन्होंने कैसे किया। तो हमारे जो धर्मशास्त्र है वो निसंदेह हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में बताया गया है कि हमारी प्राचीन सनातन भारतीय ज्ञान जो है वो, हमारे जो विचार है वो हमें इसे क्रियान्वित करने में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं कक्षा 7 बाल महाभारत। ओहो, महाभारत, फिर धर्मशास्त्र आया हमारे सामने। हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। महाभारत में यही तो सिखाया है कि हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो हमें दुख ही मिलना है, हमें कष्ट ही मिलना है, पीड़ा ही मिलनी है, परेशान ही होना है। हमें सदैव न्याय का साथ देना चाहिए। बाल महाभारत जब पढ़ाई जाती है कक्षाओं में, तब इस प्रकार की बातें उन्हें बताई जाती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में इस पुस्तक में आए अंशों को अपनाना चाहिए। तो हम बताते हैं कि बेटा देखो, हमें सदैव कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा न्याय का साथ देना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों न हो। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम न्याय का ही साथ दें। हमें युद्ध टालने का हर संभव प्रयास अंतिम क्षण तक करना चाहिए। आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हुए। ऐसे समय में हमारा धर्मशास्त्र, हमारा महाभारत हमें सिखाता है कि हमें युद्ध टालने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और अंतिम क्षणों तक करना चाहिए। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बनकर कि आप 5 गांव दे दीजिए, युद्ध टल जाएगा। श्री कृष्ण जो योगेश्वर है, जिन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया था युद्ध टालने का, युद्ध टालने के प्रयास में वे सफल नहीं हुए। परिणाम हुआ युद्ध और परिणाम हुआ विनाश। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। पुनः महाभारत, अगर दुशासन दुष्कर्म नहीं करता तो उसका वो हश्र नहीं होता जो हुआ है। द्रौपदी के अपमान का जो बदला उसे चुकाना पड़ा है वह कौन नहीं जानता। तो हमें महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पत्नी है, हमारी सखी है। हमारा जीवन महिलाओं से ही शुरू होता है। अगर महिलाएं नहीं हैं संसार में तो पुरुष का क्या अस्तित्व है? पुरुष है ही नहीं, जन्म ही नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें महिलाओं का, मातृशक्ति का सम्मान
करना चाहिए, और ये बात हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं। आगे देखते हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कक्षा 10वीं में है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययन अध्यापन में प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं विचारों का कार्यान्वयन कैसे कर सकते हैं, इसके माध्यम से ये इसमें हम देखते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10वीं में है। उसमें भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के बताए गए हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए, हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। महाभारत में हंसी उड़ाई गई थी, अंधे का बेटा अंधा ही होगा, परिणाम कितना घातक रहा था। हमें अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। भगवान परशुराम स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। राम और श्री लक्ष्मण के सामने जो उचित नहीं है, लक्ष्मण उन्हें बार बार बताते हैं कि आपको अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम इतना तो सीख ही सकते हैं कि हमने यदि किसी को वचन दिया है तो हमें उस वचन का पालन करना ही चाहिए। ये सारी बातें हमें अपने धर्मशास्त्र से ही सीखने को मिलती है, और इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचा सके तो इससे बड़ा क्रियान्वयन और क्या होगा। बच्चों को केवल बताना है कि ये बातें हम कहाँ से सीख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययन अध्यापन में प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं विचारों का कार्यान्वयन कैसे होता है। कक्षा 6 गीत साथी हाथ बढ़ाना आप लोगों ने सुना होगा, दिलीप कुमार की फिल्म का गीत है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला दोनों गाते हैं कि जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य पूर्णता की ओर नहीं जा सकता। अकेला व्यक्ति काम करेगा, संभव है उसे सफलता भी मिल जाए, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा। लेकिन वही कार्य अगर सब मिलकर करते हैं तो कितना अच्छा होगा। कम समय में, कम मेहनत में मिलजुल कर काम करेंगे, समय भी बीत जाएगा, काम भी हो जाएगा। और ये भावना हमें किसे बताइए? महोपनिषद के अध्याय 4 में श्लोक नंबर 71 है, जिसमें बताया है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना कहाँ से आई? महोपनिषद से। ध्यान दीजिएगा, हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे उपनिषद, हमारे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे के सारे इसी प्रकार की बातें बताते हैं कि हमें सारे संसार को जोड़ना है। हम कहते हैं ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई नहीं, ये हमारा अपना है, ये अपना नहीं है। इस तरह की बातें हम करते हैं। हम यानी कौन? हम यानी वो लोग जिनकी विचारधारा संकुचित है, जिनका हृदय बड़ा है, विशाल है, जिनका हृदय उदार है, वो तो सारी दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं। पूरी पृथ्वी ही उनके लिए परिवार है। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता पढ़ाते समय अगर हम ये बात बच्चों को बताएं तो बहुत श्रेष्ठ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे चलते हैं हम। कक्षा 8 में अकबरी लोटा एक पाठ है, बड़ा मजेदार पाठ है। पूरी घटना न बताते हुए केवल विषय से संबंधित ही चर्चा की जाए। होता यह है कि जो लेखक होते हैं वे अपने छत की मुंडेर पर होते हैं और वहाँ पानी पी रहे होते हैं। अचानक उनके हाथ से लोटा गिरता है। अब ऊपर से लोटा नीचे गिरा है, नीचे से लोग आना जाना कर रहे हैं। एक अंग्रेज उसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही अंग्रेज उस रास्ते से गुजरता है, अंग्रेज वो लोटा छप्पर के ऊपर लुढ़कते लुढ़कते अंग्रेज के सिर पर आ जाता है और अंग्रेज को चोट लगती है। उसी समय लेखक ने गुरुत्वाकर्षण शब्द का उल्लेख किया है कि लोटा ऐसे आ रहा था जैसे पूरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाकर अंग्रेज के ऊपर गिरना है उसे। अब ये गुरुत्वाकर्षण का जैसे ही शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूटन का नाम आ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। अब हमारे दिमाग में न्यूटन का नाम क्यों आता है? क्योंकि हमने खोज ही नहीं की कि वास्तव में न्यूटन ने ही खोज की थी या हमारे देश में भी कोई व्यक्ति था जिसने खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन से पहले भारत में इसकी खोज सन 505 से 587 के दौरान वराह मिहिर ने की थी। ये भारतीय थे। आप यहां पर स्क्रीन पर दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ है, बस हमारे पास पेटेंट नहीं है, बस हमें नाम नहीं बताते आया कि ये ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसकी खोज नहीं की है। आगे हम देखते हैं कक्षा 9 की कविता यमराज की दिशा।
पूरी कविता में ये बताया गया है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार बढ़ रहा है और लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कविता में जो मुख्य बात बताई गई है कि वो है दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। हम सब आज की तारीख में दक्षिण की तरफ पैर करके सोए तो नुकसान क्या है, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर सिद्ध हो चुका है। कैसे, क्यों नहीं सोना चाहिए दक्षिण की तरफ पैर करके, इसकी जानकारी हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले दे दी थी। आज भी हिंदू धर्म के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका सिर दक्षिण की तरफ होता है और पैर उत्तर की तरफ होते हैं। अब वैज्ञानिक कारण क्या है कि जब सिर उत्तर और पैर दक्षिण में रखकर सोते हैं तो ये प्रतिरोधक का काम करती है। विपरीत दिशाएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और समान दिशाएं प्रतिरोधक बन जाती है, जिसके चलते सेहत और मस्तिष्क पर असर पड़ता है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। ये वैज्ञानिक कारण है। शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है। अब ये दक्षिण की तरफ सिर करें और उत्तर की तरफ पैर करें और सोए तो इस पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययन अध्यापन में प्राचीन भारतीय ज्ञान एवं विचारों का कार्यान्वयन हम शिक्षक ही कर सकते हैं और स्वविवेक से कर सकते हैं। माना कि हमारे पास साधन नहीं है, माना कि हमारे पास जानकारी नहीं है, माना कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई संकेत बिंदु भी नहीं है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। इसका अर्थ तो ये तो नहीं है ना कि अगर हमारे पास जानकारी नहीं है, संकेत बिंदु नहीं है, पुस्तक नहीं, तो हम कार्य ही न करें। हम अपनी तरफ से कार्य करने का प्रयास तो करें। बाद में जब पुस्तकें आ जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी, तब हम उसे और परिष्कृत करेंगे और अच्छा करेंगे। माननीय प्रमीला पाल महोदया, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 कुलाबा मुंबई। माननीय प्रभारी प्राचार्य महोदय मोहम्मद आसिफ हुसैन सर, केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा। विद्वान साथियों, आज आपके समक्ष यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। आपका सानिध्य, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे, ऐसी कामना के साथ मैं मुकेश राव जोशी और श्री राजदेव सिंह आपसे कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।